जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडियो जो है हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो आपके खान सर के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखा टेस्ट नंबर 26 का आपका 10 होने वाला है। ध्यान रखिएगा भैया। और देखिए एग्जाम में भैया आपका ज़्यादा दिन नहीं बचा, मात्र आपका 15 दिन बचा हुआ, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आज पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका फुल व्याख्या के साथ में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना भी है, वीडियो को थोड़ा सा 1.15x पे थोड़ा सा देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम पोस्ट करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है, भारत में किसी प्राचीन राजवंश विशेष रूप से अपने सिक्कों पर द्विभाषी और दो अलग अलग लिपियों का प्रचलन शुरू किया था। तो कौन किया था? कोई इंडो ग्रीक किए थे। ध्यान रखिए, पूरा सोल्यूशन के साथ में हम लोग देखेंगे भैया कि सोल्यूशन क्या है। भारत में द्विभाषी यानी कि दो भाषाओं में और लिपियों द्विलिपि यानी कि दो अलग अलग लिपियों में लेख वाले सिक्के जारी करने वाला पहला राजवंश इंडो ग्रीक राजवंश था। ध्यान रखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा, हड़प्पा की शिल्पकारी और तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? हड़प्पा की शिल्पकारी और तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में देखिए, हड़प्पा के कारीगरों ने कठोर पत्थर के मानकों को काटने और उन्हें आकार देने के लिए धातुई लोहे का बड़े पैमाने का इस्तेमाल किया। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिए कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 2 में चंद हुजलों मनके बनाने जैसे शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित एक विशेष केंद्र था। क्या कथन 2 सही है? तो कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगर इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे, एक जो देखिए आपका गलत है, इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता कंसा युग की संस्कृति थी, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखिएगा, लोहे का ज्ञान आपको हड़प्पा सभ्यता को था ही नहीं था, इसीलिए इसका देखिए क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा की शिल्पकारी और तकनीकी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रारंभिक समाजों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा, प्रारंभिक समाजों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में ऋग्वैदिक महिलाओं को विदथ जैसी ज्ञान सभाओं में भाग लेने का पूरा अधिकार था, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में बेटी का जन्म को स्पष्ट रूप से दुख का कारण बताया गया है। क्या कथन 2 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, जो कि कथन 3 आपका जो है बिल्कुल गलत है। देखिए कथन 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। क्या था? बाल विवाह प्रचलित आपका नहीं था। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि लड़कियां का विवाह क्या यौवन प्राप्त करने के बाद ही होता था। आमतौर पर यह 16 वर्ष या 17 वर्ष के आसपास। प्रारंभिक वैदिक समाजों में बाल विवाह और सती प्रथाएं मौजूद नहीं थी, ये बहुत बाद काल में उभरी थी। ध्यान रखिएगा। इसका प्रारंभिक समाजों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 आपका सही है। तो 1 और 2 पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा भैया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 4 नंबर प्रश्न बताइएगा। अभिकथन 1 है और कारण आर है। अभिकथन 1 में क्या है, उपमहाद्वीपीय की शुरुआती कृषक बस्तियां मुख्य रूप से बड़ी नदियां की घाटियों के किनारे बसी थी। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 जो है भैया आपको बिल्कुल सही है। कारण आर में नदियों ने साल भर सिंचाई की सुविधा प्रदान की और देश के भीतर आवागमन और संचार का मुख्य मार्ग के रूप में काम किया। क्या कारण आर आपका सही है? तो कारण आर भी जो है सबका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर कौन सा हो? देखिए ए और आर तो आपका सही है ही, लेकिन आपका आर जो है सो एक ही आपका सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इसका कारण आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया, हम जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हमसे कहीं गलती होता है तो आप लोग हमको भाई समझ के या दोस्त समझ के आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बताइए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है, समांति युग की शब्दावली, और सूची 2 में क्या है, अर्थ। इसको क्या करना है, हम लोग को मिलान करना है। ध्यान रखिएगा। देखिए आपका विशिष्ट
क्या जो विष्ट, विष्ट आपका किस में हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। देखिए राज्य द्वारा जबरन कराया जाने वाला श्रम। बताइए भाग, भाग आपका किस में हो जाएगा, तो भाग आपका ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 में। कृषि उपज में राजा का प्रारंभिक हिस्सा। ध्यान रखिए हिरन, हिरनय, हिरनय के क्या अर्थ है, तो हिरनय का आपका अर्थ हो गया है, ध्यान रखिए। देखिए टैक्स का भुगतान केवल नगद में किया जाना। देखिए उद्रंग, उद्रंग का आपका हो जाएगा अस्थायी जोतदार पर लगाया गया कर, ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब आपका हो गया सीमांती युग की शब्दावली हो गया, ये सारा आपका हो गया अर्थ हो गया। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया। इसको थोड़ा सा याद करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6 की और एग्जाम में देखिए ज़्यादा दिन आपका नहीं बचा है, मात्र आपका 26 तारीख को, शायद 26 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, 15 दिन बचा हुआ भी है। आप लोग इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बताइए गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार और उससे संबंधित शासकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। बताइए क्वेश्चन क्या था, गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार और उनसे संबंधित शासकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। ध्यान रख, बताइए अश्वेय प्रकार, अश्वेय प्रकार क्या आपका समुद्रगुप्त से सही सुमेलित है। ध्यान रखिए, क्या आपका सही सुमेलित, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में आपका है तीर्थांत प्रकार क्या चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल आपका क्या 2 सही सुमेलित है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 3 में आपका गैंडे का शिकार प्रकार क्या आपका कुमारगुप्त प्रथम से आपका सही सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा तीनों सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। बताइएगा प्राचीन भारत में निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक विकासों का सही कालानुक्रम क्या है। बताइए प्राचीन भारत में निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक विकासों का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही कालानुक्रम आपका हो जाएगा, देखिए एक तो आपका नहीं होगा, ऋग्वेदिक नहीं होगा। देखिए एक में हो जाएगा आपका हड़प्पा कालीन मानकों का निर्माण, ऋग्वेदिक सभाएँ, आहत सिक्के, गुप्तोत्तरीकालीन भूमि अनुदान, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं डिफिनेशन से क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए हड़प्पा कालीन मानक का निर्माण लगभग 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, यह सिंधु घाटी सभ्यता के ताम्रपाषाण और कंस्य युग के चरण से संबंधित है। इसी सूची में सबसे प्रारंभिक शहरी सामाजिक आर्थिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान रखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए इतना बढ़िया से भैया आपको यूट्यूब पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जितना बढ़िया से हम आपको बता देते हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2 में क्या है, सूची 1 में मंदिर है, सूची 2 में क्या है अवस्थिति है। मंदिर कहाँ है, ये सारा आपका मंदिर हो गया, और ये सारा आपका अवस्थिति कहाँ है, ये आप लोग को बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। चलिए बताइएगा कैलाशनाथ मंदिर आपका कहाँ अवस्थित है, तो कैलाशनाथ मंदिर आपका कांचीपुरम में अवस्थित है। कहाँ है कांचीपुरम, तो ये आपका 3 में रहा। बताइए बी में आपका दुर्गा मंदिर, बताइए दुर्गा मंदिर आपका कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका एहोल में अवस्थित है। कहाँ है, तो आपका एहोल कहाँ है, आपका 4 में है। बताइए पंचरथ, पंचरथ आपका कहाँ संबंधित है, तो आपको महाबलीपुरम में आता है, महाबलीपुरम आपका 2 में है, ध्यान रखिएगा। देखिए पापनाथ बिना ऑप्शन देखे हुए आप लोग मिलान कीजिएगा तब ना मजा आएगा। पापनाथ मंदिर, पापनाथ मंदिर आपका कहाँ है, तो पटुकल में है, पटुकल में, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 1 आपका हो जाएगा 3 में, 2 हो जाएगा आपका 4 में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 और 4 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस सब तो क्वेश्चन है आपको याद ही होगा भैया, जब बीपीएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको क्वेश्चन कैसे नहीं याद होगा। 9 नंबर प्रश्न बताइए एलोरा के कैलाश मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, एलोरा के कैलाश मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए 1 में एलोरा का कैलाश मंदिर पूरी तरह से एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया था, क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। देखिए एलोरा के स्थित कैलाश मंदिर गुफा शैल्य विश्व के सबसे उल्लेखनीय गुफा मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह निर्मित इमारत नहीं है बल्कि एक विशाल अखंड संरचना है जो पूरी तरह से एक ही जीवित चट्टानों से तलाश गया है, ध्यान में रखिए तराशा गया है, और इसकी खुदाई के ऊपर की ओर लंबवत रूप से की गई थी। कथन 2 में है इसे राष्ट्रकूट राजा आमोदवर्ष प्रत्यक्षशाही संरक्षण में बनाया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसका अगर सही उत्तर देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा प्रथम इसका राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम शासनकाल लगभग कितना 756 से लेकर 773 ईस्वी के संरक्षण में हुआ था, न कि आमोद वर्ष के, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है, ध्यान रखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए, फिरोज शाह तुगलक के अधीन गुलाम अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? गुलाम अवस्था के संबंध में। बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक के अधीन गुलाम अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। बिना ऑप्शन देखे हुए बताना है भैया, आपको ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा बनाने में। देखिए, एक में बोल रहा है उसने शाही गुलामों के लिए खास तौर पर दीवान ए बदनाम नामक एक बिल्कुल नया केंद्रीय विभाग स्थापित किया, जो कि बिल्कुल आपको बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही है। 2 में आपका है राज ने शाही कारखानों में इन गुलामों को काम करने पर सख्ती पर रोक लगा दी थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, इनमें से बड़ी संख्या में सरकारी गुलामों को निश्चित नगद भत्ता दिया जाता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के अधीन गुलाम अवस्था के संबंध में। कथन 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 आपका कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, बताना है प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए, किस उग्रपंथी नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को प्रमुखता से लोकप्रिय बनाया? प्रमुखता से आपका लोकप्रिय बनाया कौन बताया? तो लाला लाजपत राय आपका बनाए थे। देखिए, लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की प्रमुखता से लोकप्रिय बनाया, ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 की ओर बताइएगा, ब्रिटिश विस्तार के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ब्रिटिश विस्तार के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, कथन 1 में है आपका वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने के उद्देश्य से रिंग्स फेंस नीति लागू की थी। क्या कथन 1 आपका सही होगा? तो बताइएगा, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका डलहौजी ने अवध राज्य के प्रत्यक्ष विलय को सही ठहराने के लिए व्यापक गत के सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाए? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य को कुप्रशासन के बहाने अपने राज्य में मिला लिया था, न कि व्यापक सिद्धांत के तहत। ध्यान रखिएगा, इसको अगर फिर से सुनना भी है तो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर लीजिए और सुन लीजिए, ध्यान रखिए, क्योंकि एक क्लास आपको कराने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, कथन 1 में आर्य समाज ने वेदों का स्थान पर उपनिषदों को सर्वोच्च और अचूक प्रमाण माना, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज उपनिषदों के बजाय वेदों को सर्वोच्च और अचूक स्रोत मानता था। उनके आंदोलन का मूल नारा था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि इनका मानना था कि वेद में परम सत्य और समस्त वैज्ञानिक ज्ञान साहित्य हैं, जो बाद में विकृतियों से मुक्त हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कथन 2 में आपको बोल रहा है प्रार्थना समाज के मुख्य रूप से धार्मिक सिद्धांत बनाने के बजाय सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों की अध्यात्मित्व एकता और सक्रिय मानवीय सेवा पर जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मुंह लड़खड़ा गया हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो इसका सही उत्तर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका कथन आपका देखिए बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइएगा, देखिए, अभिकथन 1 है और कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या है? शेर शाह सूरी ने बिहार में रोहतासगढ़ के राजनीतिक पहाड़ी किले को विस्तृत पैमाने पर ध्रुवीकृत किया। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 जो है आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में है बंगाल, 1 सेकंड रुक जाइएगा। बंगाल में अपने अभियानों के दौरान अपने परिवार और खजाने की सुरक्षा के लिए उन्हें एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी। ये कारण आर जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर भी आपका सही है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ए और आर आपका दोनों सही है।
लेकिन आर जो है ए की आपका सही व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 की ओर बिना मिलान करना है भैया, तो बिना ऑप्शन देखे हुए आप लोग को मिलान करना है, तभी समझ में आएगा कुछ। देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, संवैधानिक अधिनियम है और मुख्य विशेषता। अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। आज शाम को या कल शाम को आपको टेलीग्राम पर PDF सारा मिल जाएगा। और बाकी और जो सेट हुए हैं उसका भी PDF चाहिए तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका अपलोड है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बताइए एक में क्या बोल रहा है, ये सारा आपका हो जाएगा संवैधानिक अधिनियम है, यदि मुख्य विशेषताएँ हो जाएगा। देखिए ए में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये आपका हो जाएगा कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसके तहत आपका कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इनके मुख्य विशेषताएं हैं, ध्यान में रखिएगा। बताइए 1813 का चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताएं आपका क्या है, इनके मुख्य विशेषताएं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने वाणिज्यिक व्यापार का एकाधिकार को खत्म कर दिया। ध्यान रखिए। बताइए 1833 चार्टर एक्ट के मुख्य विशेषता क्या हैं, बताइए 1833 चार्टर एक्ट संवैधानिक अधिनियम की मुख्य विशेषता आपका क्या है, तो इनका मुख्य विशेषता आपका भारत के गवर्नर जनरल का पद का गठन, ध्यान में रखिएगा। बाकी डी में बच गया भारत सरकार अधिनियम 1858 का संवैधानिक अधिनियम का मुख्य विशेषता क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 2 में। देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद स्थापित किया, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको लोग मिलान करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, ऑप्शन देख के मिलान कीजिएगा तो भैया तो फिर दिक्कतें हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए प्रारंभिक राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचकों और उनकी पुस्तकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा, ये आलोचक हो गया और ये पुस्तक हो गया। बताइए दादा भाई नौरोजी क्या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या इनके द्वारा लिखा गया है, बताइएगा क्या इनका पुस्तक है ये, बताइए। तो बिल्कुल आपका सही सम्मिलित है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही सम्मिलित। 2 में आपका आर.सी. दत्त द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल आपका सही सम्मिलित है, ध्यान रखिए। 3 में आपका M.G. रनाडे क्या है, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी बिल्कुल आपका सही सम्मिलित, ध्यान रखिएगा। देखिए ये चारों जो है आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रारंभिक राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचकों को उनकी पुस्तकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है, ये आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर। बताइए किस संघर्ष के दौरान बंदीवास का निर्णायक लड़ाई ने आखिरकार भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दिया, आत्मकांक्षाओं का आपका अंत कर दिया था, तब का तीसरा कर्नाटक युद्ध के दौरान। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। देखिए बंदीवास का निर्णायक युद्ध जो हुआ था 1760 में लड़ी गई थी। जो तीसरे कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 1756 से लेकर 1763 का एक हिस्सा थी, जो यूरोप में चल रहे वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध का भारतीय मोर्चा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। उसका सोल्यूशन भी हम पूरा सोल्यूशन देखिए नहीं दे पाए, थोड़ा सा हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि सारा सोल्यूशन हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि लिखने में हमको 2 घंटा लग जाता है। देखिए रोलेक्ट सत्याग्रह और उनके बाद की घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, रोलेक्ट सत्याग्रह और उसके बाद की घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए ए में रोलेक्ट एक्ट ने सरकार के राजनीतिक संदेह वाले लोगों को बिना जूरी ट्रायल की सख्ती जेल में रखने का अधिकार दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए नियुक्ति आधिकारिक हंटर समिति में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था, तो अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखिए दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइए भारत में धन की निकासी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। भारत के धन निकासी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है, ध्यान रखिए कथन 1 में होम चार्जेस भारत से ब्रिटेन की ओर जाने वाली आर्थिक निकासी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, तो बिल्कुल सही है। और वीडियो को भैया 1.15x पर जरूर देखिएगा, वीडियो थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा।
चलिए, तो एक आपको बिल्कुल सही है। देखिए 2 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय निर्यात की वस्तुओं को खरीदने के लिए पूर्णतः भारतीय राजस्व का उपयोग किया, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने ग्रामीण भारत और औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी के प्रवाह को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, जो कि कथन 3 भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है। भारत में धन निकासी के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही, 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। बताइए कितना बेहतरीन तरीके से भी आप लोगों को समझा रहे हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और थोड़ा सा बगल में लाइक का बटन होगा वो दबा दीजिएगा। चलिए भैया, बीच बीच में देखिए मौज मस्ती आपका ज़रूरी है, मौज मस्ती नहीं कीजिएगा तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए अभी कथन 1 में क्या है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैत शासन दोहरी सरकार प्रणाली की स्थापना की। क्या अभी कथन 1 आपका सही है? तो भैया इसमें कोई किसी का औकात नहीं को जो ये क्वेश्चन को काट देगा कि सही नहीं है। मतलब इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को सख्ती से अलग कर दिया। क्या सख्ती से अलग कर दिया? क्या कारण आर सही है? तो कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है भैया, ध्यान रखिए। कथन कारण ए भी का भी कथन 1 भी सही है, कारण आर भी आपका सही है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही था कि आर जो है ए की आपका सही व्याख्या करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। पता है निम्नलिखित संधियों से संबंधित संघर्ष का कौन सा युग्म सही सुमिलित है? बताइए क्या बोला, संधियों और संबंधित संघर्ष से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? संधि हो गया और संघर्ष हो गया, ये सर आपका संधि हो गया, ये सर आपका संघर्ष हो गया। बताइए एक्सलाज चैपल की संधि क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या सही सुमिलित है? बताइए क्या सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 यूरोप के ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था, ध्यान रखिएगा, जिसे 1848 में एक्सलाज चैपल की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। बताइए पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 तक चला था। इसका समापन पुडुचेरी संधि 1754 के साथ हुआ था, ध्यान रखिए। देखिए आपका पेरिस की संधि आपका है तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिए। देखिए तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792, सेरिंगपट्टम की संधि 1792 के साथ समाप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तीनों सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सबको पता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जो है सो आपका किसके, देखिए भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को आपका चुना गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप से जानते हैं। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। इसका उद्देश्य दमनकारी ईमानदारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संगठित करना और कृषि सुधारों का मांग करना था। देखिए स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती बिहार के प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी और प्रभावशाली किसान नेता थे। इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन का अगुवाई एन.जी. रंगा को इसका पहला सचिव चुना गया था, ध्यान रखिएगा भैया। पूरा डिफिनेशन से आपको दे दिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 10 सेकंड के लिए पीछे कीजिएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न में देख, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही था ये आप लोग को बताना है। देखिए CASP का गठन 1934 में उन नेताओं द्वारा किया गया था जो पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर रही काम कर रहे थे। जो अभी कथन एक जो है भैया बिल्कुल आपका सही, इसमें कोई आपका दोहराया नहीं है, ये आपको कोई नहीं काट सकता है। देखिए CP का फुल फॉर्म क्या हो गया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गया, ध्यान रखिएगा। की स्थापना 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले सदस्यों द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किए, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण उसके पहले महासचिव थे, ध्यान रखिए। जयप्रकाश नारायण पहले आपका
किसके, देखिए CSP के आपका पहले कौन थे बताइए, अब तुरंत हम बताएं, ये तुरंत भूलिए हुए हैं, बताइए आप लोग। तो महासचिव थे जयप्रकाश नारायण आपका पहले महासचिव थे, और पहले कांग्रेस सोशल पार्टी के अध्यक्ष आपको कौन थे, पहले अध्यक्ष आपका आचार्य नरेंद्र देव थे, ध्यान रखिएगा। तो सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 34। ऑप्शन नहीं देखना है, ऑप्शन देखिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लाहौर प्रस्ताव 1940 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। बताइए, लाहौर प्रस्ताव 1940 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में मुस्लिम लीग ने 1940 के अलग राज्यों की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव का आधिकारिक तौर पर पारित किया, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है सिकंदर हयात खान ने प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव का मूल पाठ मसौदा तैयार किया था, ये भी कथन आपका कोई नहीं काट सकता, ये बिल्कुल आपका सही है। तरह तीन में आपका लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से नए स्वतंत्र राज्य को दर्शाने के लिए किया गया था, ध्यान में रखिए, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं तीन के बारे में। दिलचस्प बात यह है कि लाहौर प्रस्ताव में मूल पाठों में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया ही नहीं गया था, तो सही कैसे हो जाएगा। तो लाहौर प्रस्ताव 1940 के संबंध में कथन एक और दो आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। बताइए, कथन एक है कारण आ रहा है। कथन एक में क्या, अंततः ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में दोषी ठहराए गए INA कमांडो को सज़ा माफ़ कर दी, क्या अभी कथन एक आपका सही है। तो अभी कथन एक आपको भी कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल सही है। देखिएगा 1945 से 1946 में प्रसिद्ध लाल किले मुकदमों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के 3 प्रमुख कमांडरों प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के दोषी पाया गया था। हालांकि भारी दबाव के चलते ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ जनरल क्लाउड ने अंततः उनकी सज़ा माफ़ कर दी और उन्हें रिहा कर दिया, ध्यान रखिएगा। कारण आर में है, देखिए अभूतपूर्व राष्ट्रीय व्यापी उन आंदोलन और एक सेकंड रोजिए भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी उन आंदोलन और विद्रोहों के औपनिवेशिक सरकार को सजाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मजबूत कर दिया। क्या कारण आर आपका सही है, तो कारण आर जो है सबका बिल्कुल सही है, और आर जो है एक ही आपका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ अगर हमसे पढ़ने में दिक्कत हो गया तो भैया आपसे माफ़ी मांगते हैं। बताइए, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ, संगठन दिया हुआ, ये सारा आपका संगठन हो गया, और ये सारा आपका जो हो गया सो व्यक्तित्व हो गया। बताइए, रानी झांसी रजिस्ट एक समझिए, रानी झांसी रेजिमेंट ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका देखिए लक्ष्मी सहगल से संबंधित है। लक्ष्मी सहगल कहाँ है, तो ये आपका 3 में है। बताइए, फ्री इंडिया सेंटर आपका सुभाष चंद्र बोस ने इनकी स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्री इंडिया सेंटर सुभाष चंद्र बोस, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1941 के जर्मनी के बर्लिन में किए थे, ध्यान में रखिएगा। कहाँ है सुभाष चंद्र बोस, आपका 4 में हो गया। बताइए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इनकी स्थापना करने के तो राम बिहारी बोस आपका 3 में हो गया। बताइए, INA बचाव सचिव भी आपका जगह भूला भाई देसाई, ध्यान रखिएगा। देखिए सारा संगठन हो गया, इससे आप संबंधित व्यक्ति हो गया, किस संबंधित से आपका ये है, तो ये आप लोग को बताना था। इसका सही उत्तर आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। देखिए संगठन है और नेता है, क्या करना है आप लोग को, कोई इतना सुमिलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय, क्या आपका सही सुमिलित है, बताइए क्या आपका सही सुमिलित है, तो आप लोग बोलिएगा जी भैया बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए, स्वतंत्र लेबर पार्टी, देखिए NM जोशी, क्या सुमिलित सही है, तो बिल्कुल सही सुमिलित आपका ये नहीं है, ध्यान रखिए। देखिए, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर 1936 के दलित वर्गों और गरीब श्रमिकों के हितों को प्रतिनिधित्व करते हुए करने के लिए किए गए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा के स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, क्या कथन 3 सही है, तो कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं भी हमसे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो भैया थोड़ा सा बात को समझिएगा,
इतना सारा क्वेश्चन करने में थोड़ा सा एक भी कहीं से भी तो गलती हो ही सकता है लेकिन वैसे तो गलती कहीं नहीं है, हम सारा कुछ मिलाएं दो बार, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बताइए कि सही उत्तर कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। ध्यान रखिएगा। देखिए कालानुक्रम में सजाना किसके बारे में, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान रखिए। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा कौन सा जगह, पहला हो जाएगा, देखिए आपका पहला ये हो जाएगा ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सरकार की सत्ता में आई। दूसरा आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका दूसरा हो जाएगा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा की गई, ये आपका दूसरा हो गया। फिर आपका ये आपका तीसरा हो गया, ध्यान रखिए ये आपका तीसरा हो गया। युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना के संबंध में घोषणा। तो 4 में आपका हो गया रॉयल इंडियन नेवी में रेगुलेटिंग हड़ताल बॉम्बे में शुरू की। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए आपको घटना दिया हुआ है, ये सारा आपका घटना हो गया, इसको पहला कौन होगा उसके बाद आप लोग को सजाना, सही कालानुक्रम में आपको सजाना है। तो पहला बताइए पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा, देखिए क्लेमेंट एटली का बयान 20 फरवरी 1947 को दिया गया था। ध्यान रखिए। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा आपका पहला क्लेमेंट एटली का बयान सत्ता हस्तांतरण के समय सीमा की घोषणा की गई थी, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा ये आपका 3 हो गया, दूसरा हो गया माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई, ये आपका दूसरा हो गया। माउंटबेटन की योजना घोषणा कब की गई थी, तो आपका 3 जून 1947 को किया गया था। ध्यान में रखिएगा। बताइएगा उसके बाद आपका हो जाएगा एक में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू और भारत स्वतंत्र हो गया। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग कॉपी में लिखिए और बताइएगा आप लोग अगर सेट लगा रहे हैं तो कितना नंबर आप लोग का आ रहा है, ये आप लोग को बताना है। चलिए अगला हम प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के संबंध में। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन एक में देखिए यहाँ सही बोल रहा है, ये आप लोग को बताना। देखिए एक में क्रिप्स मिशन के तहत में क्रिप्स प्रस्तावों को भारत में डोमिनियन स्टेट और कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन यह सब दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म होने के बाद ही होना था, क्योंकि बिल्कुल आपका कथन एक आपका सही है। कथन 2 में इस प्रस्ताव में किसी भी प्रांत को भारतीय संघ से अलग होने से एक अलग डोमिनियन बनाने का अधिकार दिया गया था, जिसे गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया था। क्या कथन 3 आपका सही है, तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है भैया। कथन 3 में कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इसमें वायसराय के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन केंद्रीय विधायिका के जवाबदेह एक वास्तविक कैबिनेट रूप में नहीं किया गया था। कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन के संबंध में कथन 3 भी आपका सही है। कथन 4 में है, देखिए आपका है मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इनमें पाकिस्तान के एक अलग संप्रभुता राज्य के रूप में गठन करने की गारंटी नहीं दी गई थी, ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में कथन 3 सही है, 1, 2, 3 आपका सही है। तो 1, 2, 3 आपका किस में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। बताइएगा वायसराय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, वायसराय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल बहुत क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब तो आपको मुंह से भी बता दीजिएगा। देखिए वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए। देखिए वायरस कोशिकीय संक्रामक कारण होते हैं, जिसमें से अनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए या आरएनए है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। ध्यान रखिए। 2 में वायरस जीवित कोशिकाओं के बाहर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो 31 का सही उत्तर आपको कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 कथन आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। इनमें से कौन जीव निडेरिया संघ से संबंधित है, बताइए इनमें से कौन सा जीव निडेरिया संघ से संबंधित। निडेरिया, इस पर ध्यान रखिए। निडेरिया क्या है, आई डोंट नो भैया, हमको नहीं पता कि निडेरिया क्या है, संबंधित है। अगर आपको लोग को पता है तो निडेरिया क्या है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा हाइड्रा। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा जीव निडेरिया से संबंधित है, तो वो हाइड्रा जो है सो निडेरिया से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में हमको नहीं पता भी है, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा कि निडेरिया होता क्या है। पता निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए कितने सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है।
देखिए एक में आपका है एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन, क्या एक आपका सही सम्मिलित है? तो एक भी आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका है देखिए ऑन्कोलॉजी, उम्र बढ़ाने का अध्ययन, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑन्कोलॉजी ये आपका जो है कैंसर के अध्ययन, निदान और उपचार से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा ऑन्कोलॉजी है, ध्यान में रखिएगा। तीन में है मैक्रोलॉजी, मैक्रोलॉजी क्या है? मोलस्कों का अध्ययन। कथन तीन आपका सही है, बताइए क्या कथन तीन आपका सही है? तो कथन तीन आपका बिल्कुल सही है। कथन चार में है फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी खोपड़ी के आकार का अध्ययन, जो बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। केवल तीन युग्म सही होगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक और तीन और चार आपका सही है, तो केवल तीन युग्म आपका सही सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 वन लाइनर भी है, इधर थोड़ा सा हम लोग जल्दी से निकलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था? पुरकिंजे, माफ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। बताइए प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग J.E. पुरकिंजे, जॉन एवर्लेस्ट पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के जीव सजीव पदार्थ का वर्णन करने के लिए किया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। देखिए 35 में प्रश्न पत्र क्या है? देखिए अल्फा टॉक्सिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? अल्फा टॉक्सिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए अल्फा टॉक्सिन, देखिए एल्फराजिलस प्लेवर्स नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं और मक्का और मेवे जैसी फसलों में पाए जाते हैं, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है अल्फा टॉक्सिन प्राकृतिक एंटी फंगल है जिसका उपयोग फफूंदी के वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। कथन दो भी आपका बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान में रखिएगा। अल्फा टॉक्सिन के संबंध में सिर्फ कथन एक आपका सही होगा, दो का माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइए इनमें से कौन सा केंद्रीय, इसमें कौन सा केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है? दोनों में आपका mRNA में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए mRNA में आपका द्रव केंद्रक और कोशिका दोनों द्रव पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या अंग है या प्रभावित तंत्र है, और ये सारा आपका रोग हो गया। बताइए तंत्रिका तंत्र से आपका कौन सा अंग प्रभावित, क्या बोल रहा है, तंत्रिका तंत्र के कारण कौन सा रोग होता है? ये सारा आपका अंग हो गया, ध्यान रखिएगा। ये सारा आपका रोग हो गया, यानी कि बीमारी हो गया। तो तंत्रिका तंत्र से आपका कौन सा बीमारी होता है? इसका थोड़ा सा आंसर देखना पड़ जाएगा भैया। तो ये तंत्रिका तंत्र के कारण आपका हो जाता है कुष्ठ रोग होता है। श्वसन तंत्र के कारण आपका निमोनिया होता है। जननांगा अंग के कारण आपका गिनोरिया होता है। प्रजनन पथ के कारण आपका सिफिलिस होता है, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफी, थोड़ा सा ही क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हुआ था, इसीलिए हम थोड़ा सा उसको बढ़िया से नहीं कर पाए थे। अगला नंबर प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न, कथन और निष्कर्ष है। कथन में आपका क्या बोल रहा है? वर्गीकरण पदानुक्रम में प्रजाति को वर्गीकरण के मूल इकाई माना जाता है। निष्कर्ष एक में क्या है? एक ही प्रजाति के जीवों को अलग अलग वंश के जीवों की तुलना में अधिक समानताएं होती है। निष्कर्ष 2 में है प्रजाति सबसे ऊंची वर्गीकरण श्रेणी है। इसमें सही निष्कर्ष चुनने बोले, सही निष्कर्ष इसका क्या होगा? इसका सही निष्कर्ष आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक आपका सही है, ध्यान रखिए, केवल निष्कर्ष एक आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। इसका सही उत्तर आपका कौन सा है? 39 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा भैया इसको, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 40 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या आंसर होगा? किसी वस्तु का भार अधिकतम किस बिंदु पर होता है? तो किसी वस्तु का भार अधिकतम किस बिंदु पर होता है? तो ये आपका ध्रुव बिंदु पर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। बताइए थोड़ा सा इधर फास्ट निकलेगा भैया। कोशिका नली में पाए पानी किस कारण ऊपर चढ़ता है? बताइए कोशिका नली में पानी किस कारण से ऊपर चढ़ता है? देखिए किस कारण से ऊपर चढ़ता है, तो आपका देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए ना, इसका आंसर होगा हाँ आसंजक और संजयक होता है, बल होगा, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर।
अभी देखिए भैया 1:37 बज गया, खाना बना के रखा हुआ लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है वीडियो बनाने के चक्कर में। बताइए कथन है निष्कर्ष, निष्कर्ष 2 है। कथन में क्या बोला, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिए, तो कथन निष्कर्ष 1 में बोला इंसुलिन कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष 1 बोला। निष्कर्ष 2 में क्या है, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में बी कोशिकाओं द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा क्या इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वहाँ आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, दूसरा कुछ बी पढ़ दिए थे कि इनमें से कौन सा विकल्प पेंडुलम घड़ियाँ पर तापमान को प्रभावित का सही वर्णन करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेंडुलम घड़ियों पर तापमान का प्रभाव सही वर्णन करता है। सही वर्णन आपका करता है गर्म मौसम में घड़ी धीमी हो जाती है। ध्यान रखिए, गर्म मौसम में घड़ी आपका धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। कथन निष्कर्ष दिया हुआ देखिए, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। निष्कर्ष 2 में अभिक्रिया के बाद एंजाइम रासायनिक रूप से आपतित रहते हैं। ध्यान रखिए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर देखिए आपका है, देखिए दोनों निष्कर्ष तो आपका इसमें दोनों बिल्कुल सही है भैया। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में प्रश्न बताइएगा, दाब परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए दाब परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है। किसके बारे में, दाब परिवर्तन के संबंध में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग को क्या समझ है क्या समझ नहीं है। देखिए उच्च दाब किसी पदार्थ का क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्या कथन एक आपका सही है, तो बोलिएगा ये कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में उच्च दाब बर्फ के गलनांक को कम कर देता है, तो बिल्कुल बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही है। देखिए इसमें दोनों सही होगा, तो इसमें कौन सा इसमें बोला कौन सा गलत है, गलत इसमें एक भी आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो नहीं 1 नहीं 2 कोई भी गलत आपका नहीं है दाब परिवर्तन के संबंध में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। देखिए बर्नौली प्रमेय में द्रव के प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा में शामिल हैं। तो बर्नौली के प्रमेय में द्रव के प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा में शामिल है, तो कुल ऊर्जा में क्या शामिल है, तो कुल ऊर्जा में आपका जो है सो दाब, गतिज और स्थितिज ऊर्जा शामिल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही। थोड़ा सा इसको आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो आगे बढ़ते हम लोग। 48वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम और भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए इसके महत्व सही वर्णन करता है। पता निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम और भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए इसके महत्व का सही वर्णन करता है। तो सही वर्णन कौन करता है, देखिए एक में थोरियम का प्रत्यक्ष विखंडन पदार्थ है जो अपने दम पर परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रख सकता है, तो बिल्कुल गलत है भैया। देखिए भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार में से एक हैं जिनका अनुमान 8 लाख टन से अधिक है। कथन 2 तो आपको बिल्कुल सही है। भारत में 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है, जो कि कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है। थोरियम 232 को फास्ट ब्रीड रिएक्टरों में यूरेनियम 233 में परिवर्तन किया जाता है, जो फिर विखंडनीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। कथन 4 भी आपका बिल्कुल सही है। क्या है, थोरियम और भारत के परमाणु कार्यक्रम के इसके लिए महत्व का सही वर्णन कौन कौन करता था, तो 2, 3 और 4 आपका करते हैं। 2, 3 और 4 आपका यानी 3 कथन आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगणन बहुलक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगणन बहुलक है, तो आपका देखिए पीसीबी जो है आपका बहुलक संगणन है, याद रखिए। देखिए बहुलक संगणन 2 या 2 से अधिक कार्यात्मक समूहों वाले मनोमर अणुओं के बीच बार बार संगणन अभिक्रियाओं द्वारा बनते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एथिलीन अनुप्रयोगों का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एथिलीन के अनुप्रयोगों का सही वर्णन करता है। तो सही वर्णन आपका कौन करता है, तो देखिए एक में आपका इसका उपयोग मस्टर्ड गैस के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग मस्टर्ड गैस के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल आपका सही है। इसका उपयोग फलों को पकाने में मदद करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका
पॉलीमर उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी जो आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? एथिलीन के अनुप्रयोगों का सही वर्णन करता है, तो आपका चारों तीनों करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। थोड़ा सा फास्ट निकलेंगे भैया, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जो क्षार की अम्लता को इस प्रकार के परिभाषित किया जाता है, क्षार की अम्लता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार का एक क्षार जितने OH माइनस आयतन दान कर सकता है उनकी संख्या। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखिए, सोडियम के एंजोएट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सोडियम एंजोएट, बेंजोएट है, धन्यवाद, बेंजोएट है। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना। थोड़ा सा कहीं गलत होता है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग अपना दिमाग से पढ़िएगा। देखिए, सोडियम बेंजोएट का उपयोग अम्लीय खाद्य पदार्थों में किया जाता है। क्या कथन एक आपका सही है? कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है भैया, ध्यान रखिएगा। यह एक कृत्रिम मिठास है, जो कि कथन दो आपका बिल्कुल गलत है। ये कृत्रिम मिठास आपका नहीं है। देखिए सोडियम बेंजोएट कोई कृत्रिम मधुरक नहीं है, यह एक रासायनिक परीक्षक है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, डिट जैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिट जैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में कठोर जल में सामुल की तुलना में डिट जैट बेहतर काम करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। दो में है, देखिए, डिट जैट कार्बोक्सिलिक अम्लों में एस्टर होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 40 के। थोड़ा सा यहाँ हम लोग फास्ट में निकले हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन गलत है बताना। देखिए, एक में है पीतल, तांबा और जस्ता मिश्र धातु हैं, तो इसमें कोई काट ही नहीं सकता भैया। देखिए, कांसे का इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी कथन आपको लग रहा है कि हमको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? एक में है धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, जो कि कथन एक आपको बिल्कुल सही बोलिएगा भैया। कथन दो में है चूने के पानी में आंतरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने के घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में थोड़ा सा इसका सूत्र भी होता है, तो सूत्र आप लोग को देखना पड़ जाएगा। चलिए हटाइए, कोई सूत्र आप बाद में देखेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है भैया, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है। देखिए, 56 नंबर प्रश्न। देखिए, ऑक्टेन संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ऑक्टेन संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में है ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के एंटीनोमिक गुण को मापती है, तो बिल्कुल आपका एक सही है। दो में है एसीटन संख्या वाष्पशीलता को मापती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तीन में आइसो ऑक्टेन 100 ऑक्टेन संख्या का मानक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ग्लाइकेन एटलसिंग की क्रांतिकारी तकनीकी जिसे मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है, किन उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। किन आपका, तो देखिए, नैनोमीटर स्केल रिजोल्यूशन और ग्लाइकोकेलिक्स का मैप बनाना है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। कथन है निष्कर्ष 2 है। बताइए, ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव में होता है, ध्यान रखिएगा। कथन दिया और निष्कर्ष में क्या है? ग्लाइकोलिसिस केवल वायवीय जीवों में ही होती है। और देखिए, क्या निष्कर्ष एक आपका सही है? बताइए, निष्कर्ष एक आपका क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। निष्कर्ष तो आपका, दोनों निष्कर्ष आपका सही नहीं है। बताइएगा, ग्लाइकोलिसिस केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। बताइए, एंटीवा माइक्रोबियर एजिस्टेंस से निपटने के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित एंटीबायोटिक कौन सी है? मतलब एंटीबायोटिक आपकी कौन सी है? तो आपका नेफ्रिथोमाइसिन है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, प्रश्न नंबर 60 की ओर।
बताइए सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? बताइए एस्ट्रोनॉट आपका कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये आपके कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं आदित्य पांड्या। अगर फिर से अगर क्वेश्चन सुनना भी है तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर लीजिए, 5 सेकंड, अब फिर से सुन लीजिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितने सुमिलित है ये आप लोग को बताना है। रिपोर्ट है, सूचकांक है, जारी करता है। बताइए वैश्विक भुखमरी सूचकांक आपका कौन जारी करता है? बताइए कौन जारी करता है? तो ये आपका जारी करते हैं, ध्यान रखिएगा, देखिए वेल्थ हंगरी रिल्फ हिल्फ कॉर्नस वर्ल्ड वाइड, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। मानव विकास रिपोर्ट NDP बिल्कुल आपका सही है। बताइएगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMI, जो बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व आर्थिक मंच 4 जो है आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा सुमेलित है? तो 1 और 2 आपका सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर केवल बी हो जाएगा, केवल 2 यूम आपका सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतमाला परियोजना चरण 1 के अंतर्गत घटक श्रेणी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतमाला परियोजना चरण 1 के अंतर्गत घटक श्रेणी नहीं है? घटक श्रेणी आपका नहीं है तो आपका देखिए PMGSY के अंतर्गत ग्रामीण सड़क संपर्क। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 63 के। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के निर्यात प्रोत्साहन ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है, कौन सा कथन आपका सही है बताना है। तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक अवधि के लिए 25,060 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जो कि अभी कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, अभी कथन 1 आपका बिल्कुल क्या है? तो सही है। कथन 2 में वित्त वर्ष 2024-25 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचकर 116.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो कुल व्यापारिक निर्यात का 26% से अधिक है। तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत शीर्ष मंच पर निर्यात गत व्ययों के संयुक्त राज्य अमीरात को चीन शामिल थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 3 में 2024 तक भारत दुनिया भर में सामान का निर्यात करने वाले शीर्ष 10 देश में शामिल रहा है। कथन 4 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा वीडियो भी आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, वित्तीय बाजार में डेरिवेटिव्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? वित्तीय बाजार में डेरिवेटिव्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में है डेरिवेटिव के वित्तीय अनुबंध हैं जिसका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या सूचकांक से प्राप्त होता है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है डेरिवेटिव का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव में स्वतंत्र होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1 सही है। याद कर लीजिएगा भैया, थोड़ा जल्दी में अभी है तो थोड़ा सा बात को समझिएगा। कुछ ज़रूरी काम पड़ गया, इसके लिए हमको जाना है। तो निम्नलिखित में से किन मदों को भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किन मदों को भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल किया जाता है? ध्यान रखिए। तो किसको शामिल किया जाता है? तो आपका देखिए निर्यात को शामिल किया जाता है, आपका निजी अंतर्राष्ट्रीय को आपको किया जाता है। ध्यान रखिएगा। बाकी 3 और 4 को आपका नहीं किया जाता, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। बताइए टैक्स 82 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में यह सकल घरेलू उत्पाद GDP में बदलाव के प्रति कर राजस्व में होने वाली वृद्धि को प्रतिक्रियाशीलता को मापता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में इसे पता चलता है कि टैक्स से होने वाली कमाई का आर्थिक विकास दर कोई संबंध नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। तो इनमें से कौन सा विकल्प अधिभार की प्रकृति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन कौन करता है? तो किसी सेवा के लिए शुरू में बताई गई कीमत के अलावा
जोड़ा गया अतिरिक्त शुल्क। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत का सेवा निर्यात स्तर किस पर पहुंच गया है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग ध्यान रखिए भैया, क्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के सेवा निर्यात किस स्तर पर पहुंच गया है? तो आपका USD 387.6 अरब पर पहुंच गया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 69 की। बताए नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बहुआयामी गरीबी में कितना कमी आई है? कितना कमी आई है? तो 55.34%। 2005 से 2006 में 11.28, 2022-2023 में। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2005 से 6 में कितना था? 55.34 था, और 2022-23 में कितना हो गया? तो 11.28 की कमी आई थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। सेबी द्वारा प्रस्तावित सेटेलाइजेशन प्रदान प्लान मुख्य रूप से किस जनसंख्यिकीय वर्ग को लक्षित करता है? इसको लक्षित करता है तो ये आपका कम आय वाले समूहों का म्यूचुअल फंड में निवेश। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चार्टर अधिनियम चीन और चाय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? एकाधिकार को समाप्त कर दिया है तो 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम को समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। सूची 1 में अधिनियम दिया हुआ, सूची 2 में आपका मुख्य विशेषताएं दिए हुए हैं। चलिए मिलान करते हैं। तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 आपका किस में सम्मिलित करना? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, 2 में। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना चार्टर अधिनियम 1853 बी हो जाएगा। 1 में गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और सरकारी कार्यों को अलग किया। और सी में आपका 1919 अधिनियम, ये आपका हो जाएगा। 3 में हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन लागू। जाना आप वही गोमे चौरा। डी में आपका 1935 अधिनियम का प्रांतीय स्वतंत्रता पर लागू। ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताने का कारण आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का प्रस्तावना का आधार बना। तो क्या अभिकथन एक आपका सही है? अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने 22 फरवरी 1947 का उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया, तो बिल्कुल सत्य है। इसका सही उत्तर ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। नीति निर्देशक तत्वों और उनके वर्गीकरण के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना? विचार करना है, बताना है कितने आपका सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा। देखिए भैया 73-74 का आंसर बताते हैं, आपको लोग मिलान कर लीजिएगा। देखिए 1 बिल्कुल सुमेलित है, 2 भी सुमेलित है, 3 भी आपका सुमेलित है, और 4 आपका सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न, इसको चलिए इसको कौन सा कितने आपको सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए 1 सुमेलित है, 2 सुमेलित है, 3 सुमेलित है, 4 आपका सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए भैया। वीडियो के समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।